नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस और आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। उत्तर भारतीयों के खिलाफ राज ठाकरे ने एक बार फिर से जहर उगला तो बीजेपी ने राज को उन्हीं की भाषा में समझा दिया कि अब उनकी जहरीली सियासत का गेम ओवर हो चुका है। सवाल यह है कि महाराष्ट्र में मजदूरों और कामगारों पर नफरत की राजनीति कब तक होगी। सवाल यह भी है कि राज ठाकरे कौन होते हैं जो ये अल्टीमेटम दें कि वो लॉकडाउन के बाद कामगारों को बिना मंजूरी महाराष्ट्र में नहीं घुसने देंगे। और क्या यूपी बिहार के लोगों को महाराष्ट्र में नहीं घुसने देने के ऐलान के पीछे बीजेपी को उसके परंपरागत वोट बैंक से दूर करने की सियासी मंशा है। आज हम महाबहस में इन्हीं सवालों को तलाशेंगे, लेकिन पहले देखिए प्रवासी श्रमिकों पर हो रही मां मराठी और सौतेली की सियासत। महाराष्ट्र में मजदूरों के नाम पर नफरत की राजनीति एक बार फिर शुरू हो चुकी है। एमएनएस यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सुप्रीमो राज ठाकरे ने एक बार फिर उत्तर भारतीयों के खिलाफ जहर उगला है। राज ठाकरे ने कह दिया कि बिना मंजूरी महाराष्ट्र में घुसने नहीं देंगे। मजदूरों को लौटने पर लेनी होगी मंजूरी। पुलिस के पास डॉक्यूमेंट फोटो जमा कराने होंगे। सरकार की मंजूरी के बाद ही कर सकेंगे काम। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में लॉकडाउन में फंसे मजदूरों से हो रहे बर्ताव के बाद महाराष्ट्र समेत दूसरी सरकारों से भी दो टूक कह दिया था कि बिना इजाजत यूपी के श्रमिकों से काम नहीं ले सकेंगे और जब तक राज्य सरकारें कामगारों को सोशल सिक्योरिटी की गारंटी नहीं देंगी तब तक यूपी सरकार मैन पावर उपलब्ध नहीं कराएगी। राज ठाकरे के बयान पर बीजेपी कह रही है उनकी नफरत की राजनीति का द एंड हो चुका है। श्रीमान राज ठाकरे जी, कान खोलकर सुन ले। महाराष्ट्र भारत का हिस्सा है और वहाँ पर हर तरह के लोग, कामगार हों चाहे श्रमिक हों चाहे और व्यापारी हों, अवश्य जाएंगे और इस तरह की अलगाववादी की राजनीति आपकी कभी सफल नहीं होगी। महाराष्ट्र सरकार में शामिल कांग्रेस ने राज ठाकरे के बयान पर अपना रुख साफ नहीं किया, लेकिन इसी बहाने बीजेपी पर हमला जरूर बोल दिया। उत्तर प्रदेश के सीएम के इस बयान के बाद कि यहाँ से जाने वाले महाराष्ट्र या किसी अन्य राज्य में जाने वाले लोगों को उस राज्य को यहाँ से मंजूरी लेनी पड़ेगी मजदूरों के लिए, अब ये इन्होंने एक पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। आज राज ठाकरे ने इससे उलट बात कह दी। कल की डेट में ये रार बढ़ेगी। अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी तो हो सकता है अपनी राजनीति में, कुत्सित राजनीति में, निर्लज्ज राजनीति में सफल हो, लेकिन इस पूरे प्रकरण में कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के मेरे मजदूरों का नुकसान होगा। लेकिन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने राज ठाकरे को जमकर नसीहत दी है। देश राग से अलग अपनी डफली न बजाएं। 2,07,027 प्रति व्यक्ति आय वाले महाराष्ट्र के वो मुख्यमंत्री हैं और मजदूरों के सवाल पे महाराष्ट्र सरकार की पहले ही बहुत किरकिरी हो चुकी। बजाय मजदूरों की समस्या का समाधान करने के वे ऐसी छोटी और क्षुद्र राजनीति कर रहे हैं। पॉलिटिकल पंडित ये भी कयास लगा रहे हैं कि जिस तरह महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर भारत के मजदूरों और कामगारों से बेरुखी दिखाई, उसके पीछे शिवसेना की मंशा ये भी हो सकती है कि बीजेपी का वोटर माने जाने वाले इस वर्ग को यहाँ से भेजकर उसके वोट बैंक को हमेशा के लिए उससे दूर कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सुचि विश्वास हमारे साथ जुड़ी हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। हीरो वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। धर्म मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना के। और वगीश सारस्वत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप जनरल सेक्रेटरी हैं और प्रवक्ता हैं एमएनएस यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के। वगीश सारस्वत जी, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। सर, सीएम योगी ने श्रमिकों के लिए आयोग बनाने की बात कही तो राज ठाकरे कहने लगे कि अगर आप श्रमिक लौटकर मुंबई आएंगे, महाराष्ट्र आएंगे तो उनको इजाजत लेनी होगी। सर, ना आप शिवसेना का हिस्सा हैं ना आप सरकार का हिस्सा हैं, फिर ये धमकी क्यों दे रहे हैं? ये धमकी कहाँ है, ये तो निवेदन है। सीधे सीधे हमने महाराष्ट्र सरकार को भी कहा है, योगी सरकार को भी कहा है कि आपने अगर श्रमिक आयोग बनाया है तो बहुत अच्छी पहल की है। आपने उत्तर प्रदेश में रहते हुए ये पहल की है, अब हमें महाराष्ट्र में ये पहल करने दीजिए। महाराष्ट्र सरकार को ये पहल करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश का श्रमिक अगर यहाँ आएगा तो उत्तर प्रदेश सरकार की इजाज़त से वो महाराष्ट्र में आएगा और जब उत्तर प्रदेश की सरकार की इजाज़त से आएगा
तो उसका एक रिकॉर्ड तैयार होगा, और वही रिकॉर्ड अगर यहाँ उसके फोटो और परिचय पत्र के साथ स्थानीय पुलिस थानों में दर्ज करा दिया जाए, कौन मजदूर कहाँ काम करेगा, कितने दिन काम करेगा, उसकी पगार क्या होगी, तब तो अच्छी बात है ना कि उसको व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी। अब तक जो मजदूर कहीं जिसका आता पता नहीं होता था, कहीं भी रहता था, कहीं भी जाता था, उसका तो अब एक व्यवस्थापन होगा। योगी सरकार ने जो किया है, जो कदम उठाया है, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं योगी सरकार की कि उन्होंने महाराष्ट्र के संकट को खुद दूर कर दिया है। अब तक महाराष्ट्र में अव्यवस्थाएं होती थी, अब अगर योगी सरकार के यहाँ से इजाजत लेकर के मजदूर आएंगे और उनका यहाँ पर रिकॉर्ड रहेगा, तो जिस तरह से अभी ये जो पैंडेमिक हुआ है, महामारी हुई है, महाराष्ट्र से लोग यहाँ संकट में छोड़ छोड़ के अपने घर भागे हैं और घर जाने के बाद में फिर लौट करके आएंगे, क्योंकि जरूरत यहाँ उनको रोजगार की है। अगर योगी सरकार उनको अपने यहाँ पर ही रोजगार दे दे तो बहुत अच्छी बात है, वो लौट के नहीं आए। हम तो ये कहते हैं कि उन्हें आने की जरूरत क्यों पड़े, योगी सरकार को वही उनको काम दे देना चाहिए। जितने भी प्रवासी मजदूर गए हैं, अपने घर के लोगों को अपने घर में संभाल के रखो, उन्हें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। और अगर वो उनको आने की यहाँ जरूरत पड़ रही है तो ये व्यवस्थाएं आप या तो कंफ्यूज है या तो सबको कंफ्यूज करने का प्रयास कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, अरे सर सुनिए, तो हमने आपको सुना ना सर, आप भी सुनिए। आप ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की समस्या दूर हो गई, आप ये कह रहे हैं ना, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि आप सुझाव दे रहे हैं। तो सर या तो सुझाव दे लीजिए या तो फिर धमकी दे लीजिए। और आप ना सरकार का हिस्सा है ना शिवसेना का हिस्सा है, तो फिर सुझाव आप क्यों दे रहे हैं सर? देखिए, हम महाराष्ट्र का हिस्सा है ना, सबसे बड़ी बात है कि हम महाराष्ट्र का हिस्सा है, और महाराष्ट्र का हिस्सा होने के नाते महाराष्ट्र का हित सोचना और उसके सुझाव देना सरकार को, ये हमारा काम है। हमने अपना काम कर दिया है, हमने अपने सुझाव महाराष्ट्र सरकार को दे दिया है। और महाराष्ट्र सरकार में एक पार्टी नहीं है, 3 पार्टियां हैं, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें एनसीपी भी है, उसमें शिवसेना भी है, और दूसरी बात योगी जी की सरकार है यूपी में, वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने पहल की है। ये जो माइग्रेशन कमीशन बनाने की पहल है, ये मुद्दा उठाया किसने है? ये तो योगी जी ने उठाया है ना। हम तो एक कदम आगे बढ़ के कह रहे हैं, भाई साहब योगी जी आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप अपने लोगों को कहीं जाने मत दीजिए, अपने संसाधन इतने उत्तर प्रदेश में बना दीजिए कि आपके यहाँ के मजदूर को प्रवासी ना बनना पड़े, उसे अपने घर में ही काम मिल जाए। अगर वो कहीं बाहर जाएगा ही नहीं तो आपकी जो सोच है ना अपना और पराया वाली, यही देश को विभाजित कर रही है सर। कोई ना यूपी का है ना कोई महाराष्ट्र का है, आप भी देश के हैं, वो भी देश के हैं, लेकिन आप शुरुआत से इस बात को भूलते रहे सर। आप सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करते रहे, है ना? आप अगर ध्यान देंगे, सुचि विश्वास जी, नहीं सुनिए आप मेरी सुचि विश्वास जी, नहीं सर सुन लिया, आपको सुन लिया, आप दोबारा आपको मौका देंगे। सुचि विश्वास जी भगाएंगे भी और धमकाएंगे भाई। पहले तो वहां से जब मजदूर चले तो उनको जाने दिया, और अब जब वो चले आए उनकी सुरक्षा को लेकर यूपी सरकार पहल कर रही है तो धमकी दी जा रही है। क्यों भैया? कांग्रेस कहां खड़ी है, क्या स्टैंड है कांग्रेस का? देखिए शिवसेना और मनसे दोनों के प्रवक्ता मौजूद हैं, अतः मुझे पक्ष या विपक्ष, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। किंतु माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगी, स्वागत है वो यदि ऐसा करते हैं, किंतु विगत 3 वर्षों में शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, टीईटी अभ्यर्थियों को, बीएड धारकों को, अनुदेशकों को, बीपीएड धारकों को, तो लाखों की मात्रा में युवा वैसे भी बेरोजगार है। सरकार ने सभी भर्तियों पर स्टे लगा दिया है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में वो अगला झूठा वादा अगर प्रवासी श्रमिकों के साथ करने जा रहे हैं तो अब ये हम उसी श्रृंखला में समझेंगे, क्योंकि विश्वसनीयता, रोजगार से संबंधित इन्वेस्टर्स समिट हुआ, विज क्राफ्ट वालों ने टेंट लगाया, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। आप एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल हैं और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मध्यम वर्गीय के लिए या फिर युवाओं के लिए रोजगार की क्या स्थिति है। अब उसी श्रृंखला में श्रमिकों से जुड़ा वायदा, ये भी योगी सरकार की कोल कपोल कल्पना है, क्योंकि हकीकत की जमीन पर यह रूपांतरित होगा, इसमें मुझे पूर्णतया संदेह है। बहुत अच्छा होता कि योगी सरकार को कोसने के साथ साथ आप थोड़ा सा जिक्र महाराष्ट्र सरकार का भी कर लेती, क्योंकि आप उसका हिस्सा हैं। शिवसेना के प्रवक्ता यहां मौजूद हैं, लेकिन आप उस सरकार का हिस्सा है, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया कि जब वो मजदूर वहां से चल रहे थे, रोटी कपड़ा और मकान की तलाश में लौटकर अपने घरों की तरफ जा रहे थे, तब आपने क्यों नहीं रोक लिया उनको? तब आपको उनकी चिंता, उनकी फिक्र क्यों नहीं हो गई? जब वो मजदूर यूपी के बॉर्डर पर आ गए
तब प्रियंका गांधी को मजदूरों की पीड़ा दिखाई देने लगी, तब कांग्रेस पार्टी को मजदूरों का दर्द दिखाई देने लगा। नहीं तो 889 बसें मुख्यमंत्री जी को दिखाई नहीं दी, तब वो फिटनेस बता रहे हैं, हवा चेक कर रहे हैं, टायर गिनती कर रहे हैं, तब वो ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहे हैं। अगर यही हालात कोटा में भी किए जाते तो क्या ये छात्र वापस आते? और दूसरी बात, इसमें राजनीति का विषय नहीं है। आप बताइए, अगर मैंने जो भी मुद्दे आपको गिनवाए हैं पिछले 3 वर्षों में, अगर एक भी मुद्दा योगी सरकार ने सॉल्व किया है, आप बताइए कोई ऐसा विभाग जिसमें 500 भर्ती हुआ? मैं आपसे सवाल ऊधपुर को लेकर कर रहा हूं और आप जवाब महमूदपुर को लेकर दे रही हैं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि राज ठाकरे जो बात कह रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है? कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि यूपी और बिहार के श्रमिक, उत्तर भारत के श्रमिक जब लौटकर महाराष्ट्र जाएंगे तो उनको महाराष्ट्र सरकार की इजाजत लेनी होगी। कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है। देखिए, पूरे देश के श्रमिकों की हालत का जिम्मेदार हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने 3 घंटे 40 मिनट के अदूरदर्शी और अविवेकी फैसले के चलते पूरे देश के लाखों प्रवासी मजदूरों को इस दुर्गम स्थिति में डाल दिया। और अब ये राज्यों की राजनीति हो रही है, बड़ा दुखद है। आपने रेणुका सिंह का वीडियो देख लिया होगा, जिस स्थिति में वो अफसरों को डील कर रही हैं। आपने बिहार के क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाली को देख लिया होगा। आप गुजरात की स्थिति को मुझे बिहार में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे एक सीधा सवाल किया, अगर आप सीधा जवाब दे पाएं, क्या आप राज ठाकरे के इस बयान की निंदा करती हैं? क्या कांग्रेस पार्टी और शिवसेना की जो सरकार महाराष्ट्र में है वो इस बयान का समर्थन करती है, इसकी निंदा करती है, इसका विरोध करती है? क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? क्या आप चैनल के आधिकारिक प्रवक्ता हैं या भारतीय जनता पार्टी के ब्रांड को एंडोर्स करते हैं? आप अपने वक्तव्य को स्पष्ट करें, मैं अपने मंतव्य को स्पष्ट कर देती हूं। मैडम, मैंने तो आपसे एक सीधा सा सवाल किया और आप उल्टा मेरे ऊपर आरोप लगाने लगी। मैं आपसे कह रहा हूं कि राज ठाकरे कह रहे हैं कि यूपी बिहार के मजदूर जब लौटकर महाराष्ट्र आएंगे तो उनको इजाजत लेनी होगी। कांग्रेस पार्टी इसे सही मानती है, गलत मानती है? एकदम सीधा सवाल कर रहा हूं मैडम। मैं तो येदियुरप्पा सरकार ने एन मौके श्रमिक की क्रेडाई के दबाव में रोक दी, आप उस पर क्या कहेंगे? आपने 889 बसों वालों पहले आप तो इस पर कहिए, मैं उस पर बीजेपी से जवाब ले लूंगा। आप तो अपनी स्थिति साफ करिए, वो आप करने को तैयार ही नहीं है। जो गलत है, मेरी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। हम प्रवासी मजदूरों के साथ हैं, पूरे देश में हमारी सेवाएं काम कर रही हैं और हम अंततः हर प्रकार से उन्हें सहयोग। ये सरकार की राजनीति है कि गोल गोल घुमा रही है, लेकिन किसी भी प्रकार से राहत देने के पक्ष में नहीं है। मैडम, इस वक्त जो लोग देख रहे हैं ना, वो समझ रहे हैं कि कौन क्या राजनीति कर रहा है। आप एक बार भी नहीं कह पाई कि हम राज ठाकरे के बयान का खंडन करते हैं। ये देश हर किसी का है, इस देश को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। यूपी का श्रमिक महाराष्ट्र में जाकर काम कर सकता है, महाराष्ट्र का श्रमिक यूपी में आकर काम कर सकता है। ये आपका स्टैंड होना चाहिए था मैडम, नहीं हो पाया। हीरो वाजपेयी जी, पहले से इस देश में इतने सारे आयोग हैं सर, एक आयोग और बना देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, मजदूर जिस तरह से लौट कर आए और जो परेशानियां उनको झेलनी पड़ी, उन सबके लिए ये एक आयोग का जरूरी हो गया कि उनकी स्किल मैपिंग हो रही है, कौन किस फील्ड का है, किसका क्या कारोबार हो सकता है, कौन किस लाइन में लग सकता है, उत्तर प्रदेश में उनका समायोजन हो सकता है। इसके लिए ये कमीशन बनाना जरूरी हो गया, क्योंकि जो महामारी के समय में जो आपदा आई और प्रदेशों में जो दूर से प्रवासी श्रमिक गए हुए थे, उनको जिस तरह उल्हाना झेलनी पड़ी, परेशानियां झेलनी पड़ी, और उसकी वजह से ये जरूरी हुआ है। और उसके बनने से लोगों को आपत्ति क्या है, मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है। अगर लोगों को काम मिल रहा है, अगर लोग यही काम पा जाएंगे तो ठीक है। और जहां तक रही राज ठाकरे की बात, तो राज ठाकरे जी ने कहा है, उसका कोई अर्थ नहीं है, ना वो वहां सत्ता में है, ना कुछ अपनी उपस्थिति का एहसास कराना। ये हिंदुस्तान सबका है और कोई कहीं भी जा सकता है और कोई कहीं भी काम कर सकता है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, महाराष्ट्र में जो भी काम चल रहा है उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के जो लोग हैं वो वहां की लाइफलाइन है, उनके बगैर भी नहीं काम चल सकता। इसलिए ये सब चीजें जो है केवल मीडिया में उपस्थिति दर्शाने के लिए, अपनी उपस्थिति, क्योंकि राज ठाकरे वहां किसी भी सरकार का हिस्सा नहीं है, जो मिलीजुली सरकार है उसका हिस्सा नहीं है, इसलिए इस तरह का बयान आया है। नहीं, मैंने आपसे सवाल कुछ और किया, आपने जवाब कुछ और दिया। सर, मैं कह रहा हूं कि पहले से इतने सारे आयोग हैं। देखिए सर, एक बात तो साफ है कि कोई भी अपनी मां और माटी से दूर नहीं जाना चाहता। मजबूरी होगी, नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, तभी तो उसको जाना पड़ता है। तो मेरा सवाल यह है कि आयोग बन जाने के बाद ऐसा क्या होगा कि यूपी के लोगों को यूपी में ही रोजगार मिल पाएगा, उनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी, और कहीं और जाएंगे तो उनके अधिकारों को कैसे आप सुरक्षित करेंगे, कैसे संरक्षित करेंगे, या फिर इस आयोग के माध्यम से आप उनको सीमाओं में बांध रहे हैं? ये आयोग उनके
नहीं, हम कहीं सीमाओं में नहीं बांध रहे। हम इस आयोग के माध्यम से जो प्रवासी श्रमिक यहां से कहीं बाहर जाएंगे उनके हितों की रक्षा हो, ये भी कमीशन देखेगा। ये आयोग ये भी देखेगा कि जो लोग हमारे स्किल्ड हैं, स्किल मैपिंग हो रही है कि कौन व्यक्ति क्या काम में परफेक्ट है, क्या काम कर सकता है, और उसके लिए उत्तर प्रदेश में कहां ये काम उपलब्ध है। श्रमिक को नहीं पता होता, वो अपने गांव से निकल के मुंबई चला जाता है कि साहब मुझे वहां हेयर कटिंग का काम मिल जाएगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में हेयर कटिंग मिल सकता है, उसको रोजगार मिल सकता है। तो ये सब चीजें आयोग देखरेख करेगा, उनकी स्किल मैपिंग करेगा, कहां किसको कहां समायोजित किया जा सकता है, वो करेंगे कि अधिकारों की रक्षा कथनी भर बन के ना रह जाए ना सर, ये करनी में तब्दील हो जाए, हम ये उम्मीद करेंगे। धर्म मिश्रा जी, संजय राउत ये कहते हैं कि सिंह, चौबे, दुबे, मिश्रा, नटराजन, मेनन, पारेख, मेहता जहां थे वहीं रहेंगे, गए वही जिनके पास रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम नहीं था। तो सर सवाल यह है कि सरकार में तो आप हैं, वो इंतजाम उनके लिए क्यों नहीं कर पाए सर? जिन्होंने महाराष्ट्र का निर्माण किया, जिन्होंने वहां पर एक चमकती धमकती मुंबई बनाई, जिन्होंने दिन रात एक कर दिया, आज वही रोटी कपड़ा मकान की तलाश में फिर से सड़कों पर भटक रहे हैं। ये नौबत क्यों आ गई सर? सबसे पहले अमित शुक्ला जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हम शिवसेना का पक्ष आपने अपने चैनल पे रखने के लिए हमको मौका दिया है। और अभी मैं जिस तरह से सुन रहा था सारे हमारे पैनल की बातें, उसमें मुझे ऐसा लगता है हमारी पार्टी को और जो अब तक हमारे आदरणीय उद्धव जी करते आए हैं, हमारे सीएम साहब, कि हमें इस महामारी में यहाँ पे हमें ये पॉलिटिक्स न करते हुए और हमें ये देखना है कि हम ज्यादा से ज्यादा किस तरह से लोगों को मदद कर सकें। अभी आपने हाल ही में कल देखा होगा कि उद्धव जी ने जिस तरह से एक बयान दिया टीवी पे कि ये बोल के कि किस तरह से हम महाराष्ट्र की सरकार ये महामारी में कितनी गंभीरता से लोगों को मदद कर रही है और किस तरह से वो हर एक मजदूर के साथ खड़ी है। और आपने ये भी सुना होगा कि सीएम साहब ने कहा था कि किस तरह से लोगों को राशन और 3 वक्त का भोजन और किस तरह से वो केंद्र सरकार को बार बार ये मांग कर रहे हैं कि हमें ट्रेन की जरूरत है। अभी तक 481 ट्रेन यहाँ से रवाना हो गई है और उसमें लाखों मजदूर विद स्क्रीनिंग, विद प्रॉपर परमिशन। और सर दो बातें, इस तरह से पहली बात तो कह रहे हैं कि आप इस मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सर सियासत हो रही है, खूब हो रही है, सब लोग कर रहे हैं, कोई दूध का धुला नहीं है। दूसरी बात, आप ट्रेन का जिक्र कर रहे हैं, पीयूष गोयल ने न्यूज 18 से खास बातचीत की सर, उन्होंने कहा कि 65 बार ट्रेनें रद्द की गई हैं। आप सूची नहीं दे पाए कि बिहार और उत्तर प्रदेश के कितने श्रमिक वहां पर फंसे हैं और उनको कैसे स्टेशन तक, कैसे ट्रेन तक ले जाया जा सकता है। शुक्ला जी, मैं आपको अभी दोबारा एक बात बोलता हूँ, जो लोग करना चाहिए, जो सियासत कर रहे, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, हमारे पक्ष पार्टी का कोई लेना देना नहीं। हमारे उद्धव जी इस सियासत नहीं कर रहे हैं। ये महामारी में वो दिन रात एक कर रहे हैं कि वो ये सोच रहे हैं कैसे हम माइक्रो लेवल तक पहुंच के गरीबों पता नहीं सर, आप भी कर रहे हो और आप ही मान के बैठ गए हैं, क्योंकि जिनके लिए कर रहे हैं ना सर, वो नहीं मान रहे हैं। अगर आप दिन रात एक कर रहे होते, अगर आप 3 टाइम का खाना दे रहे होते सर, तो उनको भागना क्यों पड़ता? आप बताइए ना सर। बिल्कुल दे रहे। मैं आपको हमारा खुद का उदाहरण दूंगा। हम लोग जब रास्ते पे जाते हैं, जब लोगों को देते हैं, देखो मैं यहाँ पे वही बात करूंगा चुप करके बैठा हूँ। मैं टीवी चैनल पे आके जो बातें किया नहीं वो आके आप लोगों के सामने बोलूं। अच्छा ठीक है सर, गलत सर, मैं कह रहा हूँ छोड़ दीजिए सियासत, मैं कह रहा हूँ छोड़ दीजिए सियासत। मैं आपसे एक सीधा सवाल कर रहा हूँ, मैं आपसे एक सीधा सवाल कर रहा हूँ सर, ये श्रमिक, ये कामगार, ये मजदूर आज सड़कों पर क्यों हैं? जिन्होंने मुंबई का निर्माण किया, जिन्होंने खून पसीना एक कर दिया, आज वो सड़कों पर क्यों हैं? आप ये बताइए। सर सुनिए मेरी बात शुक्ला जी, ये शुरुआत में उद्धव जी ने डिमांड की थी केंद्र सरकार से कि आप ट्रेन चलाइए, तब उनकी बातों को इतना गंभीरता से लिया नहीं गया था। अगर उसी वक्त आज 2 महीना पहले ही कर दिया होता ये बात, तो आज इतने मजदूर रास्तों पे नहीं भटकते। और क्योंकि ये ट्रेन चलाना ये केंद्र का काम है, ये राज्य का नहीं है। अब तक राज्य ने 85 करोड़ रुपीस, 85 करोड़ रुपीस अपना खुद का 2 जून की रोटी नहीं दे पाए सर आप लोग, 2 महीने तक 2 जून की रोटी नहीं दे पाए। इस वजह से उन मजदूरों को भटकना पड़ रहा है, वो किसी भी राज्य का हो, वो राजस्थान का हो, गुजरात का हो, महाराष्ट्र का हो, पंजाब का हो।
आज वो सड़कों पर सिर्फ इसलिए भटक रहा है ना सर, क्योंकि आप लोग 2 महीने तक 2 जून की रोटी उसको नहीं दे पाए। अगर देते ना सर तो कोई नहीं चाहता था कि कोरोना काल में वो सड़कों पर भटके। वो 800 किलोमीटर, वो 1000 किलोमीटर पैदल चले, उसके पैरों में छाले पड़ जाएं और अपनी जान गंवा बैठे। ये कोई नहीं चाहता था सर, इसको मानिए। फिर कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, सबने सियासत की है, किसी ने भी ख्याल नहीं रखा। वागीश सारस्वत जी, क्या आप लोगों का जो हिडन एजेंडा था वो खुलकर सामने आ गया सर? आप लोग तो यही चाहते थे ना कि उत्तर भारत के लोग मुंबई छोड़कर चले जाएं। सफल हो गए, कामयाब हो गए। आप चाहते हैं चले ही गए तो फिर आए क्यों? ना आपको बिल्कुल भाई साहब बड़ी गलत फहमी में आपको है। आपको ये पता नहीं कहां से ये समझ में आ गया है। हमने कभी नहीं चाहा। हमने शुरुआत में भी जब ये महामारी शुरू हुई थी तब भी हमने कहा कि यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। ये शहर आपका है, आपको यहीं रहना चाहिए। आप संकट काल में उसको छोड़कर यहाँ से भाग रहे हैं। आपको रोजी रोटी यहाँ किसी की भी नहीं चल रही है, सबके काम धंधे बंद पड़े हुए हैं। लेकिन सरकार व्यवस्थाएं कर रही है। सरकार 2 वक्त का खाना देने के इंतजाम कर रही है। जिनके पास घर नहीं है उनको शेल्टर्स बना करके, उनको बेड बना करके रखने की व्यवस्था। आपको लग रहा है शौक में लोग निकल पड़े हैं क्या? बिल्कुल, आप जो कर रहे हैं इनको शौक चढ़ा था क्या सर? ये निकल पड़े सड़कों पर में निकले सर। इनको शौक चढ़ा था कि ट्रेन की पटरियों पर कटकर मर जाएं। हम इतना जानते हैं। इनको शौक चढ़ा था कि भूखे प्यासे सड़क पर मर जाएं। सर आप ये कहना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई अपनी मर्जी से ट्रेन की पटरी के नीचे आके मरा होगा। वो जो हुए हैं वो हादसे हैं, उनको इस तरह से जोड़ने की जरूरत नहीं है। हादसे हुए हैं वो दर्दनाक हैं, वो खौफनाक हैं। ऐसे हादसे नहीं होने चाहिए थे, उनके प्रिकॉशंस रखे जाने चाहिए थे। लेकिन इन चीजों से उसको जोड़ना बिल्कुल जायज नहीं है। मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि वो लोग यहाँ से गए, उनको यहाँ से आप कह रहे हैं कि उनको 2 जून की रोटी नहीं मिली। अरे सरकार ने उनको व्यवस्था की है, जो सरकार नहीं कर पाई यहाँ की एनजीओज कर रही हैं। और एक एनजीओ नहीं कर रही है, बहुत सारी एनजीओज कर रही हैं जिन्होंने भोजन की व्यवस्था की है। रहने के लिए सरकार फिर मेरा सवाल वही है, सरकार ने व्यवस्था की है, एनजीओ ने व्यवस्था की है, तो निकल क्यों पड़े सर? कहना क्या चाहते हैं आप? भाई ये तो वही बता सकते हैं। ये तो आपने उनसे पूछा क्या? आप जो मुझसे पूछ रहे हैं आप मजदूरों से पूछिए ना सर। फिर आपने कान में रुई डाल ली है सर। आपने कान में रुई डाल ली, आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है कि वो क्या कह रहे हैं वहां से निकलते हुए? वो कह रहे हैं कि उनके सामने खाने पीने का संकट था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे। इस वजह से निकल पड़े सर। यहाँ की सरकार ने व्यवस्था सर, अगर वो कानून तोड़कर निकल रहे थे तब भी आपकी जिम्मेदारी, तब भी सरकार की जिम्मेदारी थी। और अगर वो भूखे प्यासे निकल रहे थे तब भी सरकार की जिम्मेदारी थी सर। जहां तक रोक वो वहां से निकल गए, आपका फेलियर है, आप उसको मान लीजिए। सरकार ने नहीं रोका, महाराष्ट्र सरकार ने रोका, कानून तो मध्य प्रदेश ने भी तोड़ा। और अब आप आए हो उनको धमकाने के लिए सर। उत्तर प्रदेश आप उनको धमकी दे रहे हैं कि आप आएंगे यहाँ पर तो आपको वीजा लेना पड़ेगा। कोई धमकी नहीं दे रहे हैं। अगर बिल्कुल वीजा लेना पड़ेगा। अगर यूपी होते कौन है आप वीजा देने वाले? योगी सरकार, आप माई बाप है क्या उनके? अरे यूपी की सरकार कौन होती है? अरे यूपी की सरकार कौन होती है? यूपी की सरकार यूपी के लोगों की सुरक्षा करेगी। महाराष्ट्र एमएनएस ये तय नहीं करेगी कि यूपी के लोग कहां जाएंगे और कहां नहीं जाएंगे, और उनको कौन सा कागज दिखाना पड़ेगा, कौन सा कागज नहीं दिखाना पड़ेगा। मिस्टर ये सुरक्षा के लिए ही बात कर रहे हैं, ये धमकी नहीं है। अगर उनका यहाँ रिकॉर्ड तैयार हो जाए, अगर उनके यहाँ पर व्यवस्थापन हो, अगर उस रिकॉर्ड की व्यवस्था नहीं है तब ये शर्म की बात है। अगर महानगर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि लोगों का रिकॉर्ड रखा जाए, जिस महानगर में आप लोग इतने सालों से सियासत कर रहे हैं, अगर वहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि लोगों का रिकॉर्ड रखा जाए, तब भी शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मिस्टर, आप उत्तर प्रदेश, आप भाजपा के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको योगी ने सुपारी दी है। गलती करे योगी, भुगते हम। बात करें योगी के परमिशन हम लेंगे, हमसे परमिशन ले। अरे आपको हंसी आती है तो हंसे, आपको हंसने की इजाजत है, आप हंसे। आपको हंसी आ रही है ना, आपको हंसना ही है, क्योंकि आप सुपारी लेके बैठे हैं भाजपा की तरफ से। आप सुपारी लेके बैठे हैं योगी की तरफ से, इसलिए आप हंसेंगे, आप सियासत करेंगे, आप लोगों को धमकाएंगे, और जब आपसे सवाल किया जाएगा तो आप कह देंगे कि फलाना बीजेपी का धमकी समझते हैं। बहुत आसान है सर। आप अगर इसको धमकी और सर ये सब ना बहुत पुराना ड्रामा हो गया। ये एंकर को टारगेट करना, चैनल को टारगेट करना, ये सब पुराना ड्रामा हो गया सर, है ना? कोई आपसे सवाल करेगा तो आप उसको किसी पार्टी का प्रवक्ता बता देंगे। गलती कौन कर रहा है? मजदूरों को फंसाने की गलती कौन सुची विश्वास जी के बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे। सुची विश्वास जी को दोष देंगे, सुची विश्वास जी दोष देंगे। मेरा सीधा सा सवाल ये है कि मजदूर जो आज सड़कों पर भटक रहे हैं, इनके सामने आज जो नौबत आ गई है कि इनकी आजीविका की सुरक्षा की जाए, जिसके लिए योगी सरकार आयोग बना रही है। और दूसरी तरफ ये नौबत आ गई है कि एक किसी पार्टी ने यह कह दिया है कि आपको अब महाराष्ट्र में आने से पहले कागज पत्तर दिखाना पड़ेगा। ये जो नौबत आ गई है, आई क्यों? आप सरकार का हिस्सा है मैडम, इतने सारे लोगों को सड़कों पर भटकने की जरूरत क्यों पड़ गई?
देखिए, मैं किसी भी व्यक्ति विशेष के गैर जिम्मेदार बयान का समर्थन नहीं करती, लेकिन हमें और आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि सरकार की अदूरदर्शिता के चलते 64 दिनों में हालात इस तरह के पैदा हो गए। आखिर कितने धैर्य का परिचय पूरे देश के श्रमिक देते? उन्होंने पहले लॉकडाउन वेट किया, दूसरे लॉकडाउन वेट किया, तीसरे लॉकडाउन वेट किया, और 4 लॉकडाउन के बाद जब 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा होती है, तब क्या पता चलता है कि वो उसमें फिस्कल के नाम पर 3.22 लाख करोड़ का पैकेज है और जीडीपी के 10% का जो भव्य आयोजन एक ग्रैंड स्टेटमेंट था, दैट इज जस्ट 1.6% ऑफ द जीडीपी। और उन लाखों श्रमिकों को क्या मिलता है? राह में कुछ भी नहीं, और गांव पहुंचने पर 5 किलो चावल और 1 किलो चना। तो ये सरकार की असंवेदनशीलता है। उसके बाद केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को उनके बजट का सही भुगतान भी समय पर नहीं किया। केंद्र सरकार लगातार, बिहार ने भी लेटर लिखा, केरला ने भी लेटर लिखा, झारखंड ने भी लेटर लिखा, ममता बनर्जी ने लगातार, महाराष्ट्र सरकार के पास पैसा नहीं था, इस वजह से आप उनके लिए इंतजाम नहीं कर पाए। तो राज्य सरकारों के पास बिल्कुल ना पीपीई किट्स उनको मुहैया हो पाई, ना उनके पास वेंटिलेटर्स हुए, ना आइसोलेशन बेड्स हुए, ना आईसीयू की कोई व्यवस्था हो पाई। टेस्टिंग किट्स के लिए लगातार जहां भाजपा की गवर्नमेंट्स हैं वो लोग भी चला रहे हैं, दबी जबान में लगातार 2 महीने तक आप लोगों को 2 जून की रोटी नहीं दे पाए, उपलब्ध कराइए। और आप ये कह रहे हैं कि पैसा नहीं था, केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया, पैकेज में कुछ मिला नहीं। आज पीयूष गोयल से हमने बातचीत की थी, उस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, महाराष्ट्र सरकार की क्या कुछ भूमिका रही ट्रेनों को लेकर, वो भी देख लीजिए। आप सामना ने जो योगी आदित्यनाथ के बारे में लिखा, हिटलर जैसी बात, व्हाट इज योर रिएक्शन टू इट? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल करना। पहले भी करते थे, हमने कई बार इसको नजरअंदाज किया, हमने फिर भी अपनी मित्रता कायम रखी, लेकिन महाराज योगी आदित्यनाथ जी को कोई सामना का सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। उनका पूरे देश में जो लोकप्रियता है, पूरे देश में जिस प्रकार से लोगों ने उनके काम की सराहना की है, जिस प्रकार से हम केंद्र में बैठे हुए देख रहे हैं कि 22, 23, 24 करोड़ लोगों का इतना बड़ा प्रदेश इतनी अच्छी तरीके से महाराज जी संभाल रहे हैं, मैं समझता हूं पूरे देश के लिए गर्व की बात है। हीरो वाजपेयी जी, क्या बीजेपी को उसके परंपरागत वोट बैंक से दूर करने की एक सियासी मंशा है क्या? उसी के तहत ये सब कुछ कहा जा रहा है क्या कि अब उत्तर भारत के लोग लौटकर आए ही ना महाराष्ट्र में? देखिए, राज ठाकरे की पार्टी ने जो कहा, और उसके कहते कहते राज ठाकरे कहां हाशिए पे पहुंच गए। उद्धव ठाकरे के पिताजी कहां से चले थे और उद्धव ठाकरे को किन बैसाखियों का सहारा लेना पड़ गया, ये पूरा देश जानता है। कोई रोक नहीं सकता। जो सेवा करेगा, जो समर्पण करेगा, जो पार्टी जनता के लिए काम करेगी, आदरणीय नरेंद्र मोदी या उत्तर प्रदेश में योगी जी 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। जनता सब जागरूक है, देख रही है, किसी के बयान का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जो लोग सरकार जनता की सेवा में लगेगी, जो जनता, देखिए जनता ही निर्णायक है, वो आगे फिर निर्णय करेगी। और ये देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हर 5 साल में निर्णय होता है, जनता अपने निर्णय पे मोहर फिर से लगाएगी। और ये जो बयानबाज है, इनको अपनी असली और नकली जो भी इनके बयान है, उनकी हकीकत का अंदाजा हो जाएगा। जी, क्या ऐसा ही है क्या? आप लोग भी चाहते हैं कि उत्तर भारत के लोग लौटकर दोबारा महाराष्ट्र में ना जाएं, मुंबई ना जाएं, या फिर राज ठाकरे के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती है शिवसेना? शुक्ला जी, सवाल मुझसे? हाँ, आपसे ही है। क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया। सर सुनिए, फिर से थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सर, मेरा सवाल यह है कि क्या शिवसेना भी ये चाहती है कि उत्तर भारत के लोग लौटकर महाराष्ट्र और मुंबई ना जाएं, या फिर आप राज ठाकरे के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते? मैं खुद एक उत्तर भारतीय हूँ। मतलब आप इत्तेफाक नहीं रखते ना सर? मैं खुद एक उत्तर भारतीय हूँ। हमारी पार्टी का ऐसा कोई स्टैंड नहीं है। खुलकर सब लोग बोलेंगे तो बेहतर होगा ना सर। गुड़ खाइए और गुलगुले से परहेज करिए, ठीक नहीं है ना सर? उत्तर भारतीयों को वहां पर बुलाइए, उनसे काम करवाइए, और वो मुंबई का निर्माण करें, महाराष्ट्र का निर्माण करें, और उसके बाद उनको वहां से भगा दीजिए। कहीं से भी ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।